साहब क्या अपडेट्स है वो थोड़ा से अगर बताएं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यमन को लेकर के बड़ी चर्चा है कैप्टन साहब। जी हाँ, आज तीन बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो जो एसटीएस के लीडर हैं अहमद अल शारा, जिनको हम जुलानी भी बुला रहे थे, वो अब अमेरिका के बड़े पसंदीदा हो गए हैं। हमें वो जमाना भी याद है, पिछले साल तक, पिछले महीने तक, पिछले हफ्ते तक जुलानी साहब के ऊपर अमेरिका ने $80 मिलियन का इनाम रखा था। यानी समझ लीजिए इतना बड़े इनाम उन्होंने किसी किसी पर ही रखा था, और उनको बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। लेकिन आज की तारीख में वो अमेरिका के पसंदीदा चेहरे बन गए हैं, अमेरिका के पसंदीदा लीडर बन गए हैं दमिश्क में। दूसरी बड़ी खबर यह है कि लाल सागर में अमेरिका की जो नेवी डिप्लॉयड है, उन्होंने घबराहट में अपने ही F-18 लड़ाके विमान को शूट डाउन कर दिया, ये सोच के कि ये शायद यमन से हुती विद्रोहियों द्वारा कोई ड्रोन या मिसाइल लॉन्च किया हुआ है। ऐसा होता है। और तीसरी बड़ी खबर है कि इजराइल से, कि इजराइल और हमास दोनों ही अब ये मान रहे हैं कि जंगबंदी के लिए 90% बात हो गई है, लास्ट 10% बाकी है। यानी 100 में से 90 कदम ले लिए गए हैं जंगबंदी के लिए, 10 कदम और लेना होगा, फिर जंगबंदी का ऐलान हो जाएगा। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल, यही खबर है कैप्टन साहब की वहां पे सीज फायर के करीब हमास और इजराइल पहुंच रहे हैं, और हम तो यही चाहेंगे कि सीज फायर हो जाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यमन बहुत बड़े हमले कर रहा है इजराइल पर, मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल है उससे हमले कर रहा है, और उसको रोक नहीं पा रहे। आयरन डोम इनके फेल हो रहे हैं पूरी तरीके से, और इसी तरह से इनके जो एरो 3 है वो फेल हो रहे हैं कैप्टन साहब। और अब जो मोसाद के चीफ है उन्होंने ये कहा कि बजाय प्रॉक्सी से लड़ने के हमें सीधे जो है ईरान से लड़ना चाहिए। क्या लग रहा है कि क्या इजराइल इस वक्त इस पोजीशन में, हालांकि बयान में ये साफ हो गया है कि वो अमेरिका की तरफ देख रहा है कि अमेरिका हमें इस बात की इजाजत देगा कि नहीं देगा। और चूंकि अमेरिका अभी एक तरीके से दो हिस्सों में है, अब एक तरफ यह है कि जो बाइडेन जो है वो जाने वाले प्रेसिडेंट हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने वाले प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडेन को यह है कि जो भी कर सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कर लें, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंतजार कर रहे हैं और लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन यमन के जो हमले हैं वो उसको आप कैसे देखते हैं कैप्टन साहब? जी हाँ, यमन से जो हमला किया गया इजराइल के पास, वो सक्सेसफुली टारगेट तक पहुंच गया। इजराइल की स्टेट मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि 12 से ज्यादा लोग जमीन पर घायल हो गए। ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमले हैं, ये यमन से जब हुती फायर करते हैं तो वो करीबन 2000 किलोमीटर दूर चलकर इजराइल तक जाते हैं। तो इसे मैं बहुत कामयाब हमला मानता हूं। जहां तक हमास की बात है, हमास जो हमले कर रहा है वो बहुत छोटे छोटे हमले कर रहा है। सिर्फ गजा पट्टी के अंदर जो इजराइल की फौज आती है, या गजा पट्टी के अंदर जब इजराइल के टैंक गलियों में घुसते हैं, तो हमास उनके ऊपर छोटे छोटे हमला कर रहा है, जिससे कभी कभी एक आध टैंक को वो नेस्तनाबूद कर रहे हैं। जहां तक लेबनान की बात है, हिजबुल्लाह वाला फ्रंट जो है एकदम शांत है। हिजबुल्लाह फिलहाल कोई भी हमला नहीं कर रहा है आईडीएफ के ऊपर, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। हाँ, सीरिया में काफी उठापटक चल रही है। सीरिया के जो नए लीडर बने हैं अहमद अल शारा, हम उनको जलानी साहब से भी जानते हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और तुर्की की मदद से अब पूरे सीरिया पर अपना कंट्रोल कर लें। उन्होंने तो ये भी स्टेटमेंट दे डाला कि जो कुर्दिस्तान की जो अलग अलग रेबल पार्टीज हैं, ग्रुप्स हैं, वो भी अब दमस्कस के नीचे आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल कुर्दिस्तान की तरफ जो इलाका है, जो कि सीरिया का उत्तर पूर्वी इलाका है, वहां पर अभी तक एसटीएस या कोई भी अमेरिका समर्थित ग्रुप घुस नहीं पाया है। कुर्दिस्तान की तरफ जो लड़ाके हैं वो पूरे इलाके पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। हाँ, ईरान का क्या होगा?
इजराइल से बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं कि अब वो सबको जब देख चुका है तो फाइनल एक ही दुश्मन बचा हुआ है, वो है ईरान। लेकिन इजराइल को अगर ईरान पर हमला करना है तो उसे अमेरिका से चाहिए दो चीज। एक तो खास हथियार और दूसरा खास इंटेलिजेंस यानी जासूसी खबरें। ये याद रखना पड़ेगा कि जब इजराइल की एयरफोर्स ने पिछली बार 100 जहाजों से हमला किया था ईरान के ऊपर 26 अक्टूबर को, तो उस वक्त अमेरिका ने ही अपने जो एयरफोर्स के जैमर जहाज हैं, जिन्हें हम AEW बोलते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, अमेरिका ने उनका इस्तेमाल करके ईरान की जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस रेडार्स है, उनको जैम किया था। तो फिलहाल अमेरिका इस मूड में नहीं है कि वो इजराइल को ईरान पर हमला करने दे। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका से दरख्वास्त की है कि फिलहाल ईरान पर हमला ना किया जाए, क्योंकि ईरान ने ये चीज मान ली है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा और यूरेनियम की जो शुद्धि है, प्यूरिफिकेशन, उसको आगे और ज्यादा वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने का जो काम है उसको रोक देगा। तो इसीलिए जो बाइडेन भी खुलकर इजराइल को मदद नहीं दे रहे हैं, और ट्रंप ने तो बार बार कह ही दिया है कि जब वो सत्ता में आएंगे 20 जनवरी के बाद, तो ये देखेंगे कि ईरान क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के रास्ते से हट गया है। और ट्रंप ने बहुत क्लियरली कहा है कि अगर उनको ऐसा लगता है जजमेंट कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है, तो वो आस्ते आस्ते ईरान के ऊपर जो बंदिशें लगाई हुई हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, फाइनेंशियल सैंक्शंस, उनको कम कर देगा। तो इससे ईरान को एक सहूलियत मिलेगी कि वो आस्ते आस्ते फिर से नॉर्मल दुनिया में शामिल हो जाए। जी डॉक्टर रिजवी। जी बिल्कुल कैप्टन साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन, लेकिन अगर हम 1% मान भी लें कैप्टन साहब कि ईरान पे इजराइल हमला करेगा, क्योंकि नेतन्याहू जिस तरह से पूरा माहौल बना रहे हैं और मोसाद जो है वो उनको मशवरा दे रहा है, ये मतलब क्यों इनको लग रहा है कि ईरान पे हमला किया जाना चाहिए और ईरान पे वो हमले की तैयारी कर रहे हैं। और ये माहौल क्या, जिसको ये माना जाए कि जो इनकी खीज है, मतलब ये जो इनका सारा डिफेंसिव सिस्टम जो फ्लॉप हुआ है, तो क्या उससे बचने के लिए कि साहब नहीं कुछ नहीं, अब हम किसी प्रॉक्सी से नहीं, हम तो डायरेक्ट जो है ईरान को हिट करेंगे, और यही खबर जो है वो गर्म हो गई, तो क्या इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं? अच्छा, लेबनान में फिर खबर ये आ रही है कि साहब इजराइल जो है वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ऐसे में मतलब क्या ये क्यों इतनी घबराहट हड़बड़ाहट नेतन्याहू में है? चक्कर क्या है इसके पीछे? जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि नेतन्याहू को तो एक चीज मालूम है कि जिस दिन ये जंग खत्म हुई, उनके पीछे सारा जो इजराइल का जुडिशियरी है, कोर्ट कचहरी, सब पड़ जाएंगे। तो नेतन्याहू का पर्सनल सर्वाइवल की भी एक बात है। उनको चेक में रखा हुआ है सिर्फ अमेरिका ने। अमेरिका की क्या चाहता है? अमेरिका की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, वो ये कि अब जब पूरे पश्चिम एशिया पर यानी सारे अरब मुल्कों पर अमेरिका का दबदबा हो गया, एक भी मुल्क ऐसा नहीं बचा जहां कि अब जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए। एक ही बचा है, ईरान। तो अमेरिका अब कोशिश कर रहा है कि ईरान को दूसरे तरीके से या तो काबू में ले जाए या ईरान को दूसरे तरीके से अपना दोस्त बनाया जाए। इसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि अगर अमेरिका इजराइल के हाथ बांध कर रखता है तो ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए आगे पहल कर सकता है। ईरान ये भी कर सकता है कि भविष्य में जो पश्चिम एशिया की जो बैलेंस ऑफ पावर है, उसमें ईरान अमेरिका को ये वादा कर लेगा कि भविष्य में वो इजराइल पर हमला नहीं करेगा, बशर्ते अमेरिका ईरान के ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध कम कर दे, हटा ले।
आर्थिक प्रतिबंध मैं बताऊं 4000 से 4500 आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं अमेरिका ने ईरान के ऊपर। एक एक करके 1979 के बाद इनको एक साथ नहीं लगाया गया था। 1979 में जब अमेरिका की एम्बेसी को घेर लिया था, तब अमेरिका ने एक एक करके ईरान पर प्रतिबंध लगाना शुरू किए। हर साल किसी साल 10 प्रतिबंध लगाए, किसी साल 20 प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध मैं दर्शकों को बता दूं क्या होता है। प्रतिबंध का अलग अलग तरीका होता है। या तो अमेरिका अपनी एम्बेसी बंद कर देता है ईरान के पास, या अमेरिका अपने दोस्तों से कहता है कि अपने यहां पर ईरान की एम्बेसी को बंद कर दो। या जैसे ईरान अमेरिका इंग्लैंड को बोल चुका है, फ्रांस को बोल चुका है, इटली को बोल चुका है कि वहां पे जो ईरान की एम्बेसी है या तो उसको बंद कर दो या उसको छोटा करवा दो। इसी तरह से आर्थिक प्रतिबंध का मतलब है कि अमेरिका ने अपने सारे दोस्तों को बोला हुआ है कि ईरान से कुछ इंपोर्ट नहीं करना, ईरान को कुछ एक्सपोर्ट नहीं करना। इसी तरह से अमेरिका ने क्या किया हुआ है कि अपने जितने सैकड़ों बैंक्स हैं, ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स हैं, वहां पर ईरान के जो हजारों लोग हैं उनके जो पैसे थे उसको अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है। इसी तरह से अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध की जब बात कर रहे हैं, तो जैसे ईरान के पड़ोसी मुल्क हैं, वो अगर ईरान से कच्चा तेल ले रहे हैं या ईरान को बिजली बेच रहे हैं, अमेरिका ने उस पर बंदिश लगा दी है। एक आर्थिक प्रतिबंध का एग्जांपल मैं देता हूं, हमारे दर्शक लोग इमीडिएटली समझ जाएंगे। अमेरिका ने भारत पे भी दबाव डाला कि भारत ईरान से कच्चा तेल ना लाए, और दर्शकों को सुनकर काफी हैरानी होगी कि भारत ने भी अमेरिका के दबाव में आकर पिछले 4-5 साल में, मेरे ख्याल से 2019 से भारत ने भी अमेरिका के दबाव में आके ईरान से कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं किया। तो इस तरह के आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते 4,500 से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लग गए हैं। ईरान के जो लोग हैं उनको वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, वरन ईरान के लोग अगर किसी अमेरिका के दोस्त मुल्क में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का दोस्त कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका का दोस्त कौन हुआ? कनाडा। अगर कोई ईरानियन अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है या कनाडा जाना चाहता है, तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ये देश उसको वीजा नहीं देते, 20 तरह के सवाल जवाब करते हैं। तो ये सब 4,500 जो प्रतिबंध लगाए हैं, इससे ईरान को खासी परेशानी हो रही है। और अमेरिका ने वादा किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि अगर ईरान मान जाए, ठीक है, सामने आके तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन चुपके से पीछे पीछे टेबल के पीछे मान जाए कि वो एटम बम नहीं बनाएगा। एटम बम ईरान क्यों बना रहा था? इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अगर ईरान 2, 3, 4 एटम बम बनाएगा, उससे उसने अमेरिका पे तो हमला नहीं करना है। इन 2, 3, 4 एटम बम को अगर ईरान बनाता है भविष्य में कभी, तो उसका इस्तेमाल उसने इजराइल के खिलाफ करना था। तो अमेरिका ने ईरान के हाथ बांधने हैं कि इजराइल पर आप एटम बम का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि आप एटम बम बनाओगे ही नहीं। और अगर ईरान मान जाता है तो आर्थिक प्रतिबंध वो कम कर देगा, हटा देगा। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं कि ये तमाम सिचुएशन है ईरान को लेकर के जो आपने इस वक्त पेश की है। मैं अगर यमन की फिर थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि यमन जो है वो इतना आसान है, मेरे ख्याल से हिजबुल्ला और हमास की तरह यमन नहीं है कैप्टन साहब। यमन बहुत स्ट्रांग है, और आप देखिए कि रेड सी तमाम जो अमेरिका और फ्रांस और जर्मन सब बड़ी ताकतें लग गई, लेकिन रेड सी को कोई खाली नहीं करा पाया। फिर उनके पास 20 लाख की जो आर्मी है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, और ये जो अभी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जो इनके पास मिसाइलें आई हैं, तो और जो ये वार कर रही है जिस तरीके से, और इनके ड्रोन जो आए कैप्टन साहब, तो ऐसे में अभी एक रिपोर्ट आई है कि रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अल बकीती का कहना था कि हमारी हुकूमत अमली मौसर रही है, और इससे हमने फिलिस्तीनी आवाम की हिमायत के अपने मकासद को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। उनका कहना था कि दहशतगर्द वो है जिसने गाजा पट्टी पर जारियत की, यानी हमले किए, वहां पे कत्लेआम किया, और जिसने इसकी हिमायत की है। यमन की कार्रवाइयों का मकसद गाजा पट्टी में होने वाली फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी को रोकना है। और इसके अलावा यही जो यमनी कमांडर है, इन्होंने ये कहा कि इजराइल को हम छोड़ेंगे नहीं कि जब तक वो गाजा को नहीं छोड़ेगा। तो इतनी पावर
जो परेशान है अमेरिका भी, क्योंकि अमेरिका को भी बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। तो कैसे देखते हैं ये ताकत? अच्छा, एक इल्जाम और जो सामने आया है, वो लिखा है कि दरअसल ये तमाम जो इतनी ताकत है और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी की मिसाइलें हैं, सब ये ईरान इनको प्रोवाइड करता है। इस तरीके की बातें सामने आ रही। क्या लग रहा है कि ये जो अंसारुल्लाह अल हौती है, ये कैप्टन साहब इतना मजबूत कैसे? जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि हौती जो है बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। ये सना में इनका राज है। इन्होंने आज 2015 से पहले सना में सुन्नी लोगों का राज था। वो लोग सऊदी के दोस्त थे। सऊदी भी एक सुन्नी देश है, लेकिन ईरान की शह पाके यमन, देखिए यमन को अगर हम उत्तर और दक्षिण की तरफ देख ले तो यमन के दो हिस्से हो जाते हैं। सना दक्षिण में है। सना की तरफ ज्यादातर लोग सुन्नी हैं और नॉर्थ यमन में, उत्तरी यमन में ज्यादातर लोग शिया हैं। उनको ईरान ने पाल लिया, पोस लिया, दोस्त बना लिया, हथियार दिया, ट्रेनिंग दी, पैसा दिया। और उत्तरी यमन के जो शिया लड़ाके हैं वो जब कूच किए दक्षिणी यमन की तरफ, 10 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है, तो वो सना में घुस गए और सना से जो सुन्नी रूलर थे वो भाग खड़े हुए सऊदी में चले गए। सऊदी में जाके उन लोगों ने पनाह ले ली। इजराइल के दुश्मन जो हैं अभी कौन कौन है? सीरिया खत्म हो गया है। जो अभी सीरिया में नई ताकत आई है, उन्होंने अमेरिका की गोद में बैठकर बोल दिया है कि सरेंडर कर दिया है। हिजबुल्लाह ने ईरान के साथ सीजफायर एग्रीमेंट मोरलेस साइन किया हुआ है, कोई खास हमला नहीं कर रहा है। गजा में हमास लड़ाई कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ बचाव की लड़ाई कर रहा है, इक्का दुक्का हमले करता है। मतलब आज की तारीख में गजा में हमास इस हालत में नहीं है कि वो आईडीएफ को काफी बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाए या आईडीएफ को हरा दे, इतनी बुरी तरह से हराए कि आईडीएफ गजा खाली करके वापस खदेड़ दी जाए इजराइल की जमीन पर। ऐसा हमास नहीं कर पाएगा। बचा कौन? सिर्फ हौती। हौती को यह समझना पड़ेगा कि पिछले 1 साल की लड़ाई में हौती ने करीबन 20 बार लॉन्ग रेंज हथियारों से इजराइल पर हमला किया है। उससे इजराइल को कुछ तो नुकसान हुआ है, कुछ लोग इंजर्ड हुए, कुछ लोग मारे भी गए हैं। सवाल ये उठता है कि हौती के जो ये हथियार हैं, इससे इजराइल को परेशानी होती है। मैं ऐसा कहता हूं कि जब दुश्मन आता है तो जाहिर बात है दुश्मन की फायरिंग से परेशानी होती है। तो हूती के इन हमलों से इजराइल हार नहीं रहा है। हूती के इन हमलों से इजराइल पर इतना दबाव नहीं पड़ रहा है कि इजराइल कहे कि बहुत हो गया, चलो हूती का हमला इतना खतरनाक हो रहा है, चलो सरेंडर कर देते हैं या हमास से जो बातचीत है वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जैसे मैं बताता हूं, जो अभी जो हमला किया है लास्ट हूती ने, बहुत ही इफेक्टिव रहा। वो लॉन्च करने के बाद जाके जहां फटा वो एक प्लेग्राउंड था, गार्डन के अंदर जाके फटा, बहुत बड़ा गड्ढा बना और आसपास करीबन 12 लोग उससे घायल हुए हैं। पश्चिमी मीडिया ये भी बोल रहा है कि 30 लोग घायल हो गए हैं। तो सवाल यह है कि 30 लोगों के अगर घायल होने पर क्या इजराइल सरेंडर कर देगा? क्या इजराइल डर जाएगा? लेकिन मैं फौजी हूं इसलिए बात कर रहा हूं। जैसे फौज में हम दुश्मन पर हमला करते हैं, दुश्मन के 20 सैनिकों को मार डाला, तो क्या दुश्मन की बटालियन कमांडर सरेंडर कर देती है? इसी तरह से दुश्मन ने मेरे ऊपर हमला किया, मैं एयरफोर्स में फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में काम किया। दुश्मन ने हम पे हमला किया, हवाई जहाज की लड़ाई हुई, हवा में एयर टू एयर कॉम्बैट हुए। हमारे स्क्वाड्रन में हमारे कमांडिंग ऑफिसर के नीचे 18 फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसमें से दुश्मन ने 2 गिरा दिए। हुआ है 65 की जंग में हमारे स्क्वाड्रन ने 4 या 5 जंगी जहाज लॉस किए थे और 65 की जंग में हमारे स्क्वाड्रन ने 3 या 4 पायलट डेड हुए थे।
तो क्या हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने या एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि अब दुश्मन के सामने घुटने टेक दें या दुश्मन से बातचीत करने के लिए हम टेबल पे जल्दी दौड़ के बैठ जाएं क्योंकि उसने 18 में से 5 जहाज शूट डाउन कर दिए हैं? ऐसा आमतौर पर नहीं होता। तो हूती के हमले से इजराइल परेशान है। मैं एक हमेशा समझाता हूं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी मच्छरदानी के अंदर 2 मच्छर घुस आते हैं। रात भर नहीं सो पा रहे, मच्छरदानी यहां कान में आवाज करता है, वहां घुटने पर, वहां पीठ पर काटता रहता है, बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन उससे ऐसे हमले जो हूती कर रहा है वो कुछ इसी तरह के हमले हैं। इजराइल परेशान है, लेकिन इससे इजराइल पर इतना दबाव नहीं बन रहा है कि वो हमास के सामने दौड़कर टेबल पर बातचीत करने के लिए राजी हो जाए। एक और चीज मैं बताता हूं, अभी आस्ते आस्ते ईरान के ऊपर अमेरिका दबाव बना रहा है कि ईरान आस्ते आस्ते हूती को भी हथियारों की सप्लाई बंद कर दे। हूती को जो हथियारों की सप्लाई है वो ऐसे भी बहुत कम हो गई है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यमन का सीधा सीधा कोई जमीनी रास्ता ईरान के साथ नहीं है। ईरान को जब कोई हथियार भेजना पड़ता है हूती को, तो वो उतारते हैं पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में। धाउस चलाते हैं वो लोग, बड़ी बड़ी धाउस चलती है वहां पर। ये जो धाउस हैं ये सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इनको जब इन धाउस में ईरान की नेवी कभी भी अपने शिप्स नहीं भेजती है। तो होता है क्या कि इन धाउस में जब ईरान हथियार लोड कर देता है तो वो फारस की खाड़ी से चलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से घूमते 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 ओमान का चक्कर लगाते हुए वो उत्तरी अरब सागर से होते हुए यमन तक पहुंचते हैं, अदन तक पहुंचते हैं। धाउस से सामान उतारते हैं और रात के अंधेरे में फिर वापस गायब हो जाते हैं। तो अब जब ये हमास का खतरा कम हो गया है, हिजबुल्लाह का खतरा कम हो गया है, तो आस्ते आस्ते ध्यान जो है वो इस जो समुद्री रास्ता है जिससे ईरान हथियार भेजता है हूती को, उसकी तरफ जा रहा है। तो हूती को जो हथियार मिल रहे थे वो ईरान से आस्ते आस्ते मिलने में थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ा कम हो जाएगा। फिलहाल हूती जो, देखिए, एक साल में हूती ने कितने रॉकेट मारे अगर आप गिन लें? 20, चलिए 40, यानी हर हफ्ते में एक। तो ये जो रॉकेट हैं या मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, ये वो हैं जो कि पिछले साल 7 अक्टूबर के पहले ईरान ने हूती को दे दिए थे। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल। लेकिन देखिए, भले ही इजराइल पे चूंकि हमास अटैक कर रहा